नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अभी बिहार की चर्चा खत्म नहीं हो सकती है। सरकार भले नीतीश कुमार की बरकरार रह गई और तेजस्वी यादव की सरकार चली गई, मतलब जिस सरकार में वे उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कल जो बहुमत हासिल किया है नीतीश कुमार ने और जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी को हटाया गया, यह बात तो साफ तौर पर परिलक्षित है कि छीना झपटी हुई है विधायकों की। जेडीयू ने आरजेडी के विधायकों की छीना झपटी की और आरजेडी जेडीयू के विधायकों की छीना झपटी कर रहा था। कोशिश जिसकी कामयाब हुई, वह सरकार बनाने में, सरकार बचाने में सफल रहा। लेकिन छीना झपटी की यह परंपरा, और देखिए, लालू यादव ने कभी ये कहा था, नहीं कहा था, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब भू से भूमियार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला। जब छीना झपटी हो रही थी और आरजेडी के दो विधायकों को नीतीश कुमार ने छीन लिया था, पहले तो खबर आई दो ही विधायक, नीलम देवी जाति से भूमियार, अनंत सिंह की पत्नी, और चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, जाति से राजपूत। तो यह कहा जाने लगा कि लालू यादव ठीक ही कहा करते थे, भूरा बाल साफ करो। इनकी कोई जगह आरजेडी के भीतर है ही नहीं, हो ही नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही प्रहलाद यादव का नाम आया कि वे भी छीन लिए गए नीतीश कुमार के द्वारा, आरजेडी के जो लोग नारा लगा रहे थे भूरा बाल साफ करो, उनके होश ही फाकता। लालू यादव, तेजस्वी यादव भी सदमे में चले गए, क्योंकि वे यह मानते रहे हैं कि यादव को हमसे कौन छीन ले। तो राजपूत, भूमियार तो छिना ही गया, यादव भी छिना गया। और देखिए, यह दूर संदेश नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार एक बात बार बार कहते हैं कि जब मैं एनडीए में होता हूं तो यादव हमारे चुनाव जीत जाते हैं, लालू यादव के यादव चुनाव हार जाते हैं। और हमने बीजेपी के साथ रहकर लालू यादव को भी चुनाव हराया। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर जितने सारे प्लेटफॉर्म, छीना झपटी के इस ऑपरेशन के बाद आरजेडी के समर्थकों को शहाबुद्दीन याद आने लगे। सिवान वाले शहाबुद्दीन, काश आज शहाबुद्दीन होते। देखिए, शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के पास गोली तो थी ही, लेकिन उनकी बोली भी गोली से कम नहीं थी। और जिन्हें वर्ष 2000 याद है, जब 20 निर्दलीय विधायक जीतकर आ गए थे, सारे बाहुबली, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, धूमल सिंह, तमाम जेल में बंद रामा सिंह और ऐसे विधायक, तो इनके बूते नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली थी, लेकिन तमाम बाहुबलियों के रहते नीतीश कुमार बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं थे, इस्तीफा देना। और इसके बाद ऑपरेशन शहाबुद्दीन चला था, शहाबुद्दीन का ऑपरेशन, कांग्रेस के विधायकों को, दूसरे विधायकों को किस तरीके से, देखिए मुझे याद है तब भी केंद्र में एनडीए की सरकार और कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक थे, हमारी याद जो है 23 विधायक जीते थे, उनमें से कई नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन का पहरा ऐसा था कि कोई पर भी नहीं मार सकता। अब देखिए, छीना झपटी के इस ऑपरेशन में लोग क्यों याद कर रहे हैं? यहां लालू यादव की ओर से कोई ताकतवर नहीं था। और वर्ष 2000 में शहाबुद्दीन इतने ताकतवर थे कि कोई पुलिस प्रशासन के सहयोग से छुरा भी लेता तो बाद में मुकाबला शहाबुद्दीन से करना हो। शहाबुद्दीन का खौफ कितना था अजीत जी, मैं एक स्मरण आपको याद कराना चाहता हूं। 13 जून 1998 को पटना के आईजीआईएमएस में कमांडो घेरे में इलाजरत ब्रिज बिहारी प्रसाद पूर्व मंत्री की हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दी थी। बिहार यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर, और श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक इस कदर पसरा हुआ था, लालू यादव भी डरे हुए थे कि ब्रज बिहारी प्रसाद की शव यात्रा पटना से तब तक प्रारंभ नहीं हुई
कोई साथ ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था पार्थिव शरीर को, जब तक शहाबुद्दीन दिल्ली से पटना नहीं आया। तो शहाबुद्दीन याद आ रहे हैं आरजेडी के समर्थकों से, आरजेडी के समर्थकों को। तो आप इस बात को समझाने की कोशिश करें कि देखिए, भूरा बाल साफ करो, जो कल नारा लगा रहे थे प्रहलाद यादव के आते ही यह नारा तो हवा में उड़ गया। और दूसरी बात, शहाबुद्दीन क्यों याद आ रहे हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें आपने जो बात कही, इसमें दो पहलू हैं, इस बात के दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक सामाजिक पहलू है और दूसरा प्रबंधन का पहलू है, बाहुबल का पहलू है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब इतना नजदीकी मुकाबला होता है, तो दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है, दोनों की जरूरत होती है। जो आपने जी, कहा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, वो हमने भी देखा सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के। और कई लोगों ने लिखा, आरजेडी के जो समर्थक थे उन्होंने लिखा कि अगर आज वो होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो जी, वो एक अलग पहलू है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले राजनीतिक और सामाजिक पहलू, जो बड़ा सवाल है जो आपने उठाया, उस सवाल को देखते हैं कि ये माना गया, जैसे कई लोगों ने ये भी लिखा, हमने ये भी सोशल मीडिया में देखा, और पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों ने भी कहा, तेजस्वी यादव को जी, कई लोगों ने ये चैलेंज किया कि अब आप जो ए टू जेड की बात कहते थे उसको छोड़ दीजिए, ये ए टू जेड की पार्टी आपकी नहीं है, आपके साथ कोई आएगा नहीं। मतलब आप अगड़ी जी, जातियों का भरोसा मत करिए, कोई आपके साथ नहीं आएगा, जब आप जरूरत में होंगे तो आपका साथ छोड़ देंगे लोग। तो आप ए बिल्कुल, टू जेड की राजनीति मत करिए, आप सामाजिक न्याय की वही राजनीति करिए जिसकी बुनियाद लालू प्रसाद ने रखी थी और जिसकी बुनियाद पर राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था। जी, आप वही राजनीति करिए। ये सलाह सुझाव भी लोगों को, इतने लोग दे रहे हैं आरजेडी को। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक समीकरण है उस वो बिखरता दिख रहा है आरजेडी के बड़े नेताओं को भी और उनके समर्थकों को भी, और अविश्वास जी, बढ़ रहा है अगली जातियों के ऊपर। ये एक धारणा बनी है, इस जो कल का विश्वास मत हुआ है उसमें प्रहलाद यादव का एक फैक्टर ऐसा आया जिसकी वजह से इस पूरे समीकरण, इस पूरे सिद्धांत, जो ये थीसिस है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और जी, पुनर्विचार इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी चूंकि राजनीति में तो किसी भी चीज को ज्ञानेश्वर जी हमेशा तात्कालिकता में देखना चाहिए कि इमीडिएट इफेक्ट क्या होना है। राजनीति में लॉन्ग टर्म की चीजें बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, और वो आमतौर पर विचारधारा से जुड़ी होती हैं। जी, 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है और 2 साल का समय इटर्निटी होता है, अनंत काल का समय होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तात्कालिक लोकसभा का चुनाव है, तो इसलिए प्रहलाद यादव का भी टूट करके जाना, बीजेपी के और जनता दल यू के खेमे में बैठना, उनके साथ बैठना, और जो यादव थे जेडीयू और बीजेपी के, जिनके बारे में कहा जाता था कि टूट सकते हैं लोग, बीजेपी जी, के नेता जिनके बारे में चर्चा चल रही थी कि लालू यादव से मिले हैं, मिश्री लाल यादव हो, पवन कुमार यादव हो, इनके बारे में जो कहा जा रहा था वो नहीं हुआ। ये लोग जहां थे वहीं रह गए, चाहे जिस वजह से रहे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यादव टूट करके नहीं आए लालू यादव की तरफ, और उनके एक बड़े मजबूत यादव नेता टूट करके चले गए दूसरी तरफ। तो ये बहुत पांचवी बार सिग्निफिकेंट विधायक, बात। पांचवी बार। पांचवी बार के विधायक जो एक खास सामाजिक समीकरण को भी रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यगढ़ा में, वो उसी जी, समीकरण और से एक वहां ऐसे चुनाव जीतते हैं। ऐसे परिवेश, एक ऐसे परिवार से आए जिनके बाहुबल का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल, और वहां कहा भी जाता है कि वो समीकरण आरजेडी को सूट करने वाला है। वहां का नेता जी, अगर छोड़ के जा रहा है तो ये एक बड़ी बड़ी बात है, बड़ा राजनीतिक राजनीतिक रूप से बहुत सिग्निफिकेंट बात है। जी, इसको एक एक आंकड़ा इसमें हम इसके पहले देना चाहेंगे, उसके सामाजिक जो हम लोग उसका विश्लेषण करें। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है। हम बार बार सीएसडीएस को इसलिए कोट करते हैं कि एक विश्वसनीय संस्था है जिसके आंकड़ों पर आप भरोसा कर सकते हैं। जी, उसका एक आंकड़ा है 2014, 2015 और 2019 के चुनाव का। 2014 के चुनाव में ज्ञानेश्वर जी, जब लालू यादव भी अलग लड़े थे, नीतीश अलग लड़े थे, बीजेपी अलग लड़ी थी, तो 49% पिछड़ा वोट मिला था लालू यादव को। पिछड़ों का जी, 49% और अति पिछड़ों का सिर्फ 10%। तो इस पिछड़ों का 49% हम 50% माने, इसका मतलब है कि जो 27% पिछड़े हैं उसके आधे 13.5% वोट गया पिछड़ों का लालू यादव के साथ। जी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में आए, वैसे ही लालू यादव का वोट, जो पिछड़ों का भी वोट था, वो घट के, हम ये इसकी बात करें 2019 के लोकसभा जी, चुनाव में, जब ये दोनों साथ मिलकर के लड़े, लोकसभा का चुनाव आया, तो लालू यादव का 49% पिछड़ा वोट घट के 41% आ गया और जेडीयू 41% हो गए। जी, 41% आ गया। तो ये जी, एक बड़ा सिग्निफिकेंट अंतर है 10% वोट का।
इसका मतलब है कि जब लोकसभा चुनाव होता है और नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में रहते हैं, तो उनको पिछड़ों का वोट 34-35% पिछड़ों का वोट मिलता है और 75% अति पिछड़ों का वोट मिलता है। जी। ये जो आपने कहा ना कि नीतीश कुमार बार-बार कहते रहते हैं कि हम हरा देते हैं लालू यादव के यादव को, वो इसी समीकरण की वजह से संभव हो पाता है। अगर बिहार की राजनीतिक टर्मिनोलॉजी में कहें, तो ये होता है कि कास्ट का आप कैंडिडेट उतारिए, यादव कैंडिडेट उतारिए, जो हम लोग के यहाँ हम लोग की आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषण जी। में तो लिखा उस तरह से नहीं जाता है, लेकिन हम्म। बोलते हैं कि आप हमारा कैंडिडेट दे दीजिए, यादव दे दीजिए, 30% यादव देगा और बाकी 75% अति पिछड़ा उस पर चढ़ जाएगा। तो ये जो बिल्कुल। चढ़ जाने वाला हिसाब है, उस हिसाब से जेडीयू बीजेपी जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में, खास तौर से या जब दोनों साथ जी। रहते हैं उस समय हम्म। उनको 30% 35% तक जो पिछड़ा वोट है, जिसमें यादव भी मेजोरिटी वोट है, चूंकि यादव कुल पिछड़ों का 50% से ज्यादा यादव है, 27% जी। पिछड़े हैं जिसमें 14% से ज्यादा यादव है, तो वो हम्म। सिग्निफिकेंट नंबर्स में यादव आ जाते हैं कैंडिडेट के नाम पर। आप सारे जी। कैंडिडेट्स के नाम भी आपको ध्यान है, आप बता भी सकते हैं नहीं, उन कैंडिडेट देखिए ना, जिनको। आप याद कीजिए, आप 2019 की ही बात कर रहे हैं। मधेपुरा में लालू यादव के शरद यादव बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा नाम, वे हम्म। चुनाव हार जाते हैं और नीतीश कुमार के दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीत जाते जीत जाते हैं। हैं। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी के, और लालू यादव की बिटिया मीसा भारती लगातार दूसरी बार चुनाव हारती दूसरी बार है। इसी बिल्कुल सीट पर जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2009 में हमने रंजन यादव से लालू यादव को हरवा दिया था। अब बिल्कुल। देखिए, आप नित्यानंद राय कैसे जीते, आप देखिए मधुबनी में अशोक यादव कैसे जीते। तो ये तमाम उदाहरण हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। अब बांका में देखिए, जेडीयू के गिरिधारी यादव चुनाव जीत जाते हैं और लालू यादव के जयप्रकाश यादव चुनाव हार बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये इस बात की गवाही है जो आप कह रहे हैं कि पिछड़ों का इतना प्रतिशत और उस पर अति पिछड़ों का 75%। तो ये समीकरण जो होता है, आप देखिए लालू यादव के समधी, अब तो रिश्ते अच्छे नहीं है। 2019 में चंद्रिका राय कैसे हारे सारण में, राबड़ी देवी भी हारी सारण में 2014 में। तो ये सारे उदाहरण ये हैं। तो ये बातें कल से चल रही है कि जो लालू यादव का ये भ्रम कि यादव हमसे नहीं टूट सकता है, प्रहलाद यादव ने टूटकर लालू यादव को इतना बड़ा झटका दिया कि जो लोग नारा लगा रहे थे कि लालू यादव ठीक ही कहते थे भूरा बाल साफ करो, वे तो बिल्कुल सदमे में चले गए। तो ये एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको आप मानिए ये जी। मिनिएचर है, उस बड़ी बड़ी राजनीतिक तस्वीर का एक मिनिएचर है प्रहलाद यादव। उनसे ये हम्म। बात साबित हुई है जो हम कई बार आपके प्रोग्राम में कहे और इसको लेकर के कई लोग सवाल भी उठाते हैं। सत्ता में भागीदारी दिलाने वाली जो बात होती है ना, अभी नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में चुनना हो अगर, तो कौन सत्ता दिला रहा है? एक तो जी। ये बड़ा भारी आकर्षण होता है, चुंबक होता है, सत्ता जो खींचता है अपने को, किसी भी जाति का आदमी हो, वो जाता है जिधर से सत्ता मिलने वाली होती है। और लोकसभा चुनाव में हमेशा यही होता है, आपने जितने नाम लिए, भाई हम्म। जयप्रकाश यादव का हारना वहां बांका में, या मीसा भारती का पाटलिपुत्र में हारना, शरद शरद यादव था। यादव का मधेपुरा में हारना, हुई 3 लाख से ज्यादा वोट से। जी। तो ये इस बात का संकेत है कि यादव बड़ी होशियारी से वो आंख बंद करके बंधुआ होकर के लालू यादव को वोट डालने नहीं जाता है। जी। उसको अधिकतम हो सकता है लालू यादव को ज्यादा वोट मिलते हो, यादव वोट का ज्यादा हम्म। हिस्सा उन्हीं को मिलता हो, लेकिन यादव उन सीटों पर बड़ी होशियारी से वोट करता है जहां उसकी जाति का उम्मीदवार होता है, और फिर वो जी। देखता है कि हमारी जाति के उम्मीदवार के साथ और कौन वोट प्लस हो रहा है। उसको अगर हम्म। दिखता है कि जेडीयू बीजेपी की वजह से अति पिछड़ा जुड़ रहा है और फॉरवर्ड भी जुड़ रहा है हमारे कैंडिडेट के साथ, तो वो चला जाता है उसके साथ और उसकी जीत सुनिश्चित कर देता है। ये बिल्कुल। एक फॉर्मूला दूसरी जातियों पर भी लागू हो रहा है। ये कई जगह हम लोग देख सकते हैं, बिहार में दूसरी जातियों के बारे में भी। आजकल ये जी। जाति का बंधन जो है ना, बहुत पहले बहुत क्लोज्ड था, ये बड़ा क्लोजली नीटेड था कि जाति के कैंडिडेट को वोट मिलेगा, वो अब नहीं रह गया है। जाति की अमुक हम्म। पार्टी ही अगर उस जाति को वोट देगी तभी वोट मिलेगा। आरजेडी भूमिहार को वोट देगा तो भूमिहार उसको टिकट देगा, तो भूमिहार उसको वोट नहीं करेगा। ये अब नहीं रहा। ये आप जी। कोई भी पार्टी टिकट दे, जाति पहले आ गई है, पार्टी हम्म। बाद में आ गई, कैंडिडेट पहले आ गया। एक तरह से ये समझिए कि कैंडिडेट हो गया, उसकी जाति हो गई और तब उसके बाद पार्टी है। ये बिल्कुल। एक तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और वो प्रहलाद यादव के मामले में भी दिखा कि वहां उन्होंने चुन लिया कि सरकार किसकी आ रही है, कौन सरकार में मजबूत है, किसके साथ जाना जी। हमारे लिए निजी तौर पर भी फायदेमंद है।
देखिए यहाँ ये भी नेता का अब हो गया, अब कोई विचारधारा तो है नहीं। जब कोई जी बिल्कुल विचारधारा ही नहीं। नहीं है तो पार्टी तो जाति के प्रति भी आग्रह कितना मजबूत रहेगा? जाति जी के प्रति आग्रह भी बहुत सारी चीज़ों के अधीन होता है। वो सारी चीज़ें सधती हैं तभी जाति का समीकरण भी सधता है। तो ये जो हाँ, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 35% अगर पिछड़ा वोट चला जाता है बीजेपी और जेडीयू को, तो जी एक ट्रेंड है पिछले लगातार के चुनाव में ये रहा है। 2014 में जब अकेले बीजेपी लड़ी थी लोकसभा का चुनाव, तब भी उसको हम्म, 52% अति पिछड़ों का वोट मिला था। 52%, बिल्कुल। और हम्म, लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 10% मिला था। और नीतीश हम्म, कुमार अकेले लड़े थे और अति पिछड़ों के नेता थे, तब भी उनको 25% ही वोट मिला था। तो जी आप और यही 25% वोट उनका जाके जुड़ जाता है जब बीजेपी के साथ आते हैं और 75% से ज्यादा हो जाता है। तो जो जी अत्यंत पिछड़ा सबसे बड़ा वोट ब्लॉक है उसका 75% हो गया, पिछड़ों का 35% हो गया, अगड़ों का लगभग 80-90% हो गया। तो ये तो बहुत ही मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन होता है ये। और बिल्कुल। जो दलित का वोट भी उसके साथ जुड़ता ही है जो अनुसूचित जाति का है। तो ये समीकरण हरवा देता है लालू यादव को। उनके यादव जी कैंडिडेट को भी दूसरी पार्टी का यादव कैंडिडेट हरा देता है। बाकी तो हम्म, कैंडिडेट हारते ही हैं। वैसे तो पिछली बार तो उनके सारे कैंडिडेट हार गए। 19 सीटों पर जी आरजेडी लड़ी, 19 हार गई। लेकिन उनके हम्म, यादव कैंडिडेट को हरा करके दूसरे यादव जीते हैं 5 सीटों पर। जो आपने बिल्कुल। सारी सीटें बताई भी, मधेपुरा, जी बांका, उजियारपुर, मधुबनी और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हाँ, तो ये जो समीक 5 लोग जीते हैं, तो ये जी कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार का जो कल उनके भाषण में भी दिखा। देखिए उन्होंने भाषण में हम्म, इशारा करके कहा कि हम आपके लिए भी काम करेंगे। नहीं, ये आज एक भी आज भी जब वे अभिभाषण पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज उन्होंने मोदी के नेतृत्व को खुले तौर पर स्वीकारा और कहा कि 2024 जीतेंगे, और ये भी कह दिया 2025 में 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस बात का ऐलान भी कर दिया है। विपक्ष गैर हाजिर था तो उन्होंने इस बात का बड़ा ऐलान किया है कि हम 2025 में 200 सीटें जीतेंगे और अब कभी इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है, अब नीतीश कुमार ने यह कहा है, पिछले बार भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने यह बात कही है। और मुस्लिमों की बात लगातार कर रहे हैं अजीत जी नीतीश कुमार, कल भी उन्होंने की थी। और बीजेपी के आज दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठे थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की बात भी याद दिलाई कि हमने कितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई है, बाउंड्री कराई है, कितने का करा रहे हैं और कितने का कराएंगे। भले ही बीजेपी वालों ने मेज नहीं थपथपाई हो, लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हित चिंता की बात भी की है, मंदिरों की बात भी की, लेकिन कब्रिस्तान की बात भी बीजेपी वालों के सामने खड़ी खड़ी कर दी। देखिए ये नीतीश कुमार की खूबी है जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं। और जी जैसे उन्होंने यादवों के लिए कहा कि हम आपके लिए भी काम करेंगे, और ये जो हम्म, 200 सीट की उन्होंने बात कही है, ये 2010 दोहराने की बात कही है। वो जी इस तरह से चाह रहे हैं कि ऐसी बॉन्डिंग वापस से बीजेपी के साथ हो जाए, ऐसी मजबूत हम्म, बॉन्डिंग हो जाए ताकि हम 2010 का रिजल्ट दोहरा दें। 2010 में ऐसे ही हुआ था, तब दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल। बहुत मजबूत थी और अकेले नीतीश कुमार बहुमत के नजदीक पहुंच गए थे 116 सीट के साथ। तो उसको जी दोहराने की बात कही, और ऐसा कॉन्फिडेंस तभी होता है जब सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। अब आप सोचिए हम्म, कि एक तरफ आरजेडी के लोग हैं जो तेजस्वी को ये सलाह दे रहे हैं कि आपने जो ए टू जेड का राग शुरू किया इसको छोड़िए और पिछड़ों जी पर लौटिए, जो सामाजिक न्याय पर लौटिए। और दूसरी ओर हम्म, नीतीश कुमार है जो सबको साथ लेकर के एक समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, समावेशी जी राजनीति की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो कल कहा कि हम आपके लिए भी काम करेंगे, आज जिस तरह से उन्होंने कब्रिस्तान की बात की, ये जानते हुए भी कि बीजेपी को हो सकता है ये बात नहीं पसंद आए, क्योंकि कम्युनल पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है उसमें ये जी चीज सूट नहीं करती है। लेकिन हम्म, नीतीश कुमार हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कोई समाज के प्रति ऐसा न दिखे कि वो बायस्ड है, उसके विरोधी हैं या उसका नुकसान कर नहीं, रहे हैं। उन्होंने साफ साफ इसी आज की कहा वजह भी, से आज उन्होंने याद दिलाया, बीजेपी के सामने याद दिलाया कि देखिए 2005 के पहले कितना दंगा होते थे, अब कोई दंगा होता है जी? और दंगा होता है तो एक्शन होता है। देखिए अभी आपको याद होगा बीजेपी वाले के सामने कह रहे थे बिहार शरीफ और सासाराम के दंगे में बीजेपी के नेताओं की ही गिरफ्तारी हुई, तो नीतीश कुमार ने कहा एक्शन लेते हैं ना जी, कोई किसी को छोड़ते हैं? तो बीजेपी वालों के कलेजे पर भले सांप लोता हो, लेकिन नीतीश कुमार ने दंगे के मामले में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा। एकदम, तो उसका बड़ा राजनीतिक लाभ होगा। अभी भी देखिए नीतीश कुमार जब भी सामने रहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं, तो मुसलमान के मन में आशंका नहीं होती है, उसके मन में भय नहीं होता है। जी उसको लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, पक्षपात पूर्वाग्रह के साथ हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे।
ये कभी नहीं हुआ कि शासन प्रशासन खिलाफ हो जाए और बायस होकर के कार्रवाई करने लगे, ये वो नीतीश कुमार के रहते ऐसा नहीं होता है। एक भरोसा होता है और इसका फायदा क्या होता है कि मुसलमान पोलराइज होकर के हराने के लिए वोट नहीं करता है। उसका जो एग्रेसिव पोलराइजेशन होता है वो नहीं होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका वोट विशेषकर बढ़ता जेडीयू है। उम्मीदवारों के प्रति, विशेषकर बिल्कुल। जेडीयू उम्मीदवारों के प्रति। जेडीयू जी उम्मीदवारों के प्रति उनका तो वो एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं ना, होता है कि जब कोई खतरा इमीडिएट नहीं दिख रहा है तो रिलैक्स हो जाते हैं, वो फिर एग्रेसिव और होकर देखिए के ना, जब अभी अभी अजीत जी, वे 15वीं सीट की जो मांग कर रहे हैं, वह किशनगंज सीट की मांग कर रहे हैं। क्या और उनका कहना है कि देखिए मुझे एक मुसलमान तो लड़ाना ही लड़ाना है, इसलिए मुझे एनडीए के अलायंस में एक और सीट चाहिए और मुझे किशनगंज की सीट चाहिए जहां हम किसी मुसलमान को खड़ा कर सकें। तो ये यह उसका बात भी फायदा चल होता रही है, है। उनको ये फायदा होता है, वो क्या मुसलमान रिलैक्स हो जाता है, वो एग्रेसिव होकर के। पहले आमतौर पर ये माना जाता है कि मुस्लिम का वोट 110% होता है, वो ज्यादा वोटिंग करता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत एग्रेसिव होता है और एक तरफ जाकर के वोट करता है। जब नीतीश कुमार रहते हैं सामने तो वो इस तरह से एग्रेसिव होकर के, होस्टाइल होकर के पोलिंग नहीं करता है। यही कारण था कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में ओवैसी तक को 5 सीटें मिल गई थी। अगर बहुत पोलराइज चुनाव होता, मुसलमान रिलैक्स नहीं होता तो वो नहीं जीत सकते थे, एक भी सीट नहीं जीतते, जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। तो नीतीश कुमार की अपनी एक समावेशी राजनीति है, समावेशी विकास का उनका जो फॉर्मूला है वो रखते हैं। वो ये अपने ऊपर कोई आरोप इस तरह का नहीं आने देना चाहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, उससे वो बचते हैं नीतीश कुमार। और किसी कास्ट की पॉलिटिक्स में भी वो ऐसा नहीं करते हैं कि कोई कास्ट के प्रति हॉस्टाइल दिखे। तो ये काम तो उनका पॉलिटिकली फायदा देने वाला होता है, चुनाव में उसका उसका उनको फायदा मिलता है कि सभी जातियों को वोट मिलते हैं, यादव का वोट भी मिलता है, बाकी किसी दूसरे राज्य के मुकाबले भी, उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में ज्यादा यादव वोट करता है उस तरफ जिधर नीतीश कुमार होते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी खासतौर से जब साथ होते हैं तब, अगर साथ नहीं होते हैं तो 10% वोट का फर्क आ जाता है, तब आरजेडी को ज्यादा फायदा होता है, जैसा 2014 में हुआ था। तो अब जब दोनों साथ आ गए हैं तो ये प्रहलाद यादव के फिनोमिनन को, एक छोटी सी घटना को बड़ी तस्वीर में अगर बड़े फ्रेम में फिट करके देखें तो वो ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों यादव वोट तोड़ने की इस बार पहले से ज्यादा कोशिश करेंगे। मोहन यादव का भी एक दौरा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उनके और दौरे होंगे, उनके और कार्यक्रम होंगे। एक ही अभी तक बीजेपी ने एक यादव सम्मेलन किया है, हो सकता है कि आगे और भी सम्मेलन हो, उसके अंदर और डिवीजन देखिए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिल्कुल नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और विजेंद्र यादव को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है मंत्री बना करके। आगे और भी मंत्री बन सकते हैं। टिकट के बंटवारे में भी उसका बहुत प्रोपोर्शन का ध्यान रखा जाएगा कि आबादी के हिसाब से यादव को टिकट मिले। ये एक जाति के ऊपर जो वर्चस्व है परिवार का, उसको खत्म करने की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। नीतीश को देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, लोकसभा में प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उन्होंने कहा, परिवारवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी उन्होंने। हालांकि हम उस परिभाषा से सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक परिवार के 5 लोग 10 लोग राजनीति में है वो बुरा नहीं है, लेकिन एक परिवार अगर पार्टी की राजनीति को संचालित करता है, पार्टी पर अगर एक परिवार की कमान है, डिक्टेट है, तो वो परिवारवाद है। तो उनका इशारा लालू यादव का परिवार था, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी का परिवार है, जो नेहरू गांधी परिवार है वो है। ऐसे परिवार जो पार्टियों का संचालन करते हैं, हालांकि उनकी पार्टी के साथ भी ऐसी पार्टियों का अलायंस है, लेकिन निशाना ऐसी ही पार्टियों पर था। तो उसको खत्म करने के लिए, उस मिथक को तोड़ने के लिए यादव वोट को लेकर के राजनीति हो रही है। और ये प्रहलाद यादव का फिनोमेना उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसी का एक मिनिएचर है, बड़ी राजनीति का एक प्रतिरूप है। तो ये एक राजनीतिक सामाजिक जो समीकरण है बिहार का, वो ऑलरेडी ऐसा है कि टिल्ट होता है जेडीयू बीजेपी के फेवर में जब दोनों साथ रहते हैं। तब यादव सीटों पर भी वो टिल्ट इसलिए होता है क्योंकि यादव वोट के साथ दूसरे वोट जुड़ते हैं और लालू यादव का परिवार अपने वोट के साथ दूसरा वोट नहीं जोड़ पाता है, इसलिए तमाम वोट के साथ होने के बावजूद जीतने का समीकरण नहीं बन पाता है। वो एक जेडीयू बीजेपी अभी फिर होगा। तो ये एक उसी का छोटा सा एक प्रतीक है। अब हम लोग आगे दूसरा पहलू जो है उस पर हम लोग अब चर्चा कर सकते हैं। जी, शहाबुद्दीन, क्या शहाबुद्दीन होते और शहाबुद्दीन जैसी ताकत होती तो ये छीना झपटी न हो पाती आरजेडी के विधायकों की? क्या शहाबुद्दीन रोक लेते? आज शहाबुद्दीन क्यों याद आ रहे हैं, जबकि शहाबुद्दीन के परिवार से तेजस्वी यादव ने दूरी बना रखी है? और देखिए, एक बात और भी हम कह देना चाहते हैं, अभी ऑपरेशन आरजेडी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे इस बात के संकेतक व्हाट्सएप मैसेजेस मिल रहे हैं कि अभी खेला और है, मतलब यह कंप्लीट नहीं है। अभी कई और विधायक रडार पर है, कई एमएलसी रडार पर है, तो झटका और देने की तैयारी है। लेकिन अभी जिस संवाद में हम लोग हैं कि शहाबुद्दीन की याद क्यों आई आरजेडी वालों को,
देखिए, वो हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी ज्ञानेश्वर जी, और इस बात को हम जी लोगों ने थोड़ा इलैबोरेट किया था कि किस तरह से आरजेडी के पास नेताओं की कमी हो गई है, मजबूत नेताओं जी की कमी हो गई है, प्रबंधन करने वाले नेताओं की कमी हो गई है। देखिए, हम्म, बंद कमरे में बैठ करके रुपए पैसे की पॉलिटिक्स करना एक अलग चीज है, और हम्म, बिहार जैसे स्टेट में इसको इसको जो जो मानते हैं ना कि एक रस्टिक स्टेट में, जहां बहुत रॉ जी है सारी चीजें, उस हम्म, रस्ट स्टेट में की पॉलिटिक्स करना बहुत अलग चीज है। बंद कमरे जी में आप राजनीति कर लें, दिल्ली की राजनीति कर लें, दिल्ली बॉम्बे खूब भाग दौड़ कर लें, बहुत पैसे भी हों, तब भी राजनीति मैनेज नहीं होती है उससे। हम्म, उस तरह का, जिस तरह का की रस्टिक राजनीति है, जिस तरह के विधायक हैं, जिस तरह के उनके समर्थक हैं, उनको घेरने काबू करने के लिए उसी तरह के व्यक्ति की जरूरत होती है। जी निश्चित रूप से बीजेपी जेडीयू की तरफ से भी वैसे लोगों का इस्तेमाल किया गया है, बाहुबल का भी इस्तेमाल हुआ है। अनंत सिंह को हम्म, ऐसे थोड़े, अनंत सिंह को कोई डरा धमका करके तो इस्तेमाल अनंत सिंह को तो नहीं कर सकता है ना। उनके नहीं कर सकता है। उनका क्या इंटरेस्ट था अनंत सिंह का जिसको पूरा हम्म, किया गया, उनकी पत्नी आई जी वोट देने। आनंद मोहन का क्या इंटरेस्ट था जिसको पूरा किया गया। हम्म, तो ये सब चीजें होती हैं जब आपके पास कोई मजबूत प्रबंधन करने वाला आदमी हो, एक मजबूत नेता हो जिसकी बात कोई सुनता हो, मानता जी हो जिसकी बात। जो आपने कहा हम्म, कि गोली की तरह बोली भी होनी चाहिए, है कि वो कहे तो जी उसकी बात टकसाल के खरे सिक्के की तरह हो। आज कौन हम्म, कमिटमेंट कर सकता है? शहाबुद्दीन तो कमिटमेंट कर सकते थे किसी नेता को कि आपका हम नुकसान नहीं होने देंगे। आप अगर जी हमारे साथ आते हैं तो आपकी विधायकी नहीं जाएगी, आपका आप जिस पद पर हैं वो पद मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये वादा कौन कर सकता है आज आरजेडी की तरफ से? अरे खौफ अजीत जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं आपको एक प्रसंग का स्मरण कराता हूँ। लाल मुनि चौबे अब दिवंगत है, स्मृति शेष है। वे किसी समस्या से परेशान थे, उन्हें कोई परेशान कर रहा था, उनके जानने वाले किसी व्यक्ति को। और लालमुनि चौबे सांसद रहते हुए एसपी और डीएम को कहते कहते थक गए थे, कोई समाधान नहीं निकल रहा था, बेजा परेशानी थी। तो उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे शहाबुद्दीन से थे, और शहाबुद्दीन उन्हें बाबा कहते थे, बहुत ही सम्मान देते थे। तो लालमुनि चौबे ने शहाबुद्दीन से अपनी पीड़ा बताई। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि इस पीड़ा को अभी से आप भूल जाइए, बस नंबर दे दीजिए। और शहाबुद्दीन ने अगले को फोन किया कि आपका दिमाग ठीक है? हुँ? आप बाबा को परेशान कर रहे हैं। लालमुनि चौबे ने नहीं कहा, आप बाबा को परेशान कर रहे हैं। यदि कल सुबह से परेशान किया, तो शाम को आपकी जगह कहां होगी, यह आप भी नहीं जानते हो। और इसके बाद बाबा की समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि मैंने कहा ना सोचिए कि शहाबुद्दीन की बोली ही बोली थी। सोचिए हुँ? आप जिसकी बात कर रहे हैं, लालमुनि चौबे, वो जी, अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त थे। देश के बिल्कुल। प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती थी, और हमने कई जी, प्रसंग, आप पटना के प्रसंग जानते हैं, हमने दिल्ली में हमने देखा है कि जी, आखिरी बार जब लालमुनि चौबे को टिकट दिया गया था, उस समय टिकट उनकी कट गई थी। जब जी, वो जो संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और उसमें नाम पढ़े जा रहे थे, लिस्ट पढ़ा गया कि बिहार से फला जगह से फला, फला जगह से फला। तो जब लालमुनि चौबे का, अब वाजपेयी जी आधी आंख मूंदी हुई थी और वो मसनद पर लेटे हुए थे और लेट करके सुन रहे थे किसका किसका टिकट हुआ। जब पूरी सूची जी। पढ़ दी गई तो उन्होंने आंख खोला और कहा कि अरे इसमें तो चौबे जी का नाम ही नहीं है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अरे चौबे जी का नाम जोड़िए। तो हुँ, बस हो गया, चौबे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने चौबे जी का नाम जुड़वाया। और जब बिल्कुल। कार्यक्रम लगता था बिहार जाने का, तो वो ज़रूर एक बार पूछते थे कि अरे चौबे जी के क्षेत्र में भी जाना है। तो जो हुँ, प्रधानमंत्री का दोस्त है और उसकी समस्या नहीं सुलझ रही हो और शहाबुद्दीन ने उनकी समस्या सुलझा दी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जी। क्या हैसियत हैसियत के आदमी थे हुँ, वो। हुँ, और हुँ, ये हम हुँ, लोगों के जिले में चाहे मोतिहारी हो, बेतिया हो, शिवहर हो, कहीं भी लोग उनको मानने वाले थे। एक फ़ोन आ जाए तो उस जो कह दिया उस पर अमल होना है। ये एक बिल्कुल। बात का वज़न था, एक बात का वज़न था, हुँ, और उस वज़न के पीछे की ताकत ये थी कि शहाबुद्दीन ने कह दिया मतलब वो करेंगे। अगर उन्होंने कोई हुँ, वादा किया है तो वो मिस नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा। हुँ, ये भी हुँ। एक वज़न होता है ना नेता का, तो एक नेता का वज़न था। और देखिए, वो आपको चुनाव जिताते थे ऑडियो अपने। भी याद होगा, जब शहाबुद्दीन जेल में थे और लालू यादव को उन्होंने फ़ोन किया था, और बिल्कुल आदेशात्मक लहजे में कर रहे थे, आपका एसपी ठीक नहीं है, समझ लीजिए, देख हुँ, लीजिए, हमें मत खत्म कहिएगा। आदमी है। वो ऑडियो हुँ, भी, हाँ, तो वो मतलब जो आप कहें ना कि जो कह दिया वो कह दिया। तो पाटलिपुत्र होटल कांड तो याद है ही। और हाँ, लोग वही यही बोल कह रहा रहे हैं था। कि, हाँ, और लोग यही कह रहे हैं कि यदि शहाबुद्दीन होते, तो न प्रहलाद यादव को कोई छीन सकता था, न चेतन आनंद को इस तरीके से बाहर ले जा सकता था। देखिए, आप सावधान भी नहीं हो पाए जब पुलिस पहली बार आपके यहाँ घुसी, और चेतन आनंद को लेकर, तो चाहते तो आप चेतन आनंद को दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दे सकते थे कि दूसरी बार पुलिस आए तो उन्हें मिले ही नहीं मिले।
लेकिन आपके दिमाग में, आपके बेजे में ये प्लान आया ही नहीं आया कि जो अगला पॉलिटिकल कमांडर है वह रात को दूसरी बार भी घुसेगा, और यही मात खा गए। चेतन आनंद जैसे ही निकले, आपकी सारी तैयारी भरभरा गई, जितने समर्थक आपके थे उन्हें लगा कि, और देखिए परिणाम भी सामने है ना। बीमा भारती जो बिदकी हुई थी, जो अध्यक्ष के समय, वोटिंग के समय नहीं आई, कैसे आई? जब उनके पति को और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार, वो कहते ही देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार। मिस्त्री लाल यादव बीजेपी के विधायक जो आखिरी वक्त में आए, अमित शाह रात को 3 बजे तक जागे, तो मिस्त्री लाल यादव के बेटे को पुलिस ने उठा लिया। अब तक पता नहीं चल पा रहा कि बेटा है कहां। वे तो इस बात से डरे हुए, बीजेपी के विधायक इस बात से डरे हुए कहीं मेरे बेटे का इनकाउंटर तो नहीं कर दिया गया। वे सड़क पर उतर आए हैं। तो आपका प्रबंधन, आप एक चेतन आनंद को अपने बंगले में इतने सारे विधायकों के बीच नहीं रोक पाए, और दूसरे ने आपके सारे लोकेशंस खोज लिए, और कहां अवधेश मंडल जा रहे थे, कहां उनका बेटा जा रहा था, कहां उन्हें रोक लिया गया, कहां मिश्री लाल यादव के बेटा को उठा लिया। तो इस प्रबंधन में चूक तो हुई ना, तो इसलिए लोग शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं। अब कि इसमें देखिए, एक हमेशा ऑल्टरनेटिव चीजें डेवलप करते रहनी चाहिए। हमेशा किसी भी चीज का, जैसे हर साल फोन का नया वर्जन आ जाता है, उसी तरह से प्रबंधन की टेक्निक का भी नया वर्जन आता है हर साल। हर टीम के साथ नए वर्जन आते जाते हैं। हो सकता है कि शहाबुद्दीन आज होते भी तो उस टेक्निक से नहीं कंट्रोल कर पाते जिस टेक्निक से 2000 में किए थे। लेकिन अगर बढ़िया समझदार व्यक्ति है, मजबूत नेता है, तो उसने हो सकता है कोई नई टेक्निक डेवलप की होती, नया तरीका डेवलप किया। उधर स्मार्टर, उधर जो लोग थे ज्यादा स्मार्ट थे, नित्यानंद राय स्वयं, अशोक चौधरी, संजय झा, सम्राट चौधरी, ये सारे लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे। लोकेशंस खोज लिए गए, सर्विलांस पर ले लिए गए। हाँ, तो ये तो बीजेपी ने टेक्निक डेवलप की है ना। बीजेपी ने पिछले 10 साल में बहुत तरह की टेक्निक डेवलप की है, मैनेजमेंट के बहुत तरह के टूल्स डेवलप किए हैं, और जरूरत पड़ने पर किसी भी टूल के इस्तेमाल में कोई हिचक नहीं होती है। वहां कोई मर्यादा, कोई नैतिकता, कोई नियम कानून कुछ सामने, कुछ रास्ते में नहीं आता है। जितने टूल्स डेवलप किए गए हैं वो सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो सकता है कि सन 2000 में जो टूल्स इस्तेमाल किए गए थे वो 2024 में नहीं होते, लेकिन कुछ तो और नया खोज के रखना चाहिए था, कुछ तो नए इंतजाम करने चाहिए थे। ये जो आपने, जब बीजेपी जैसी पार्टी जिसने अपना विधायक बोधगया पहुंचा दिया, पटना से हटा दिया, और लालू यादव इस भरोसे में थे, तेजस्वी यादव, कि हम पटना में ही सबको सुरक्षित रख लेंगे। अरे आप कुछ विधायक दूसरी जगह भी भेज सकते थे। अब जब मीटिंग हुई और नीलम देवी नहीं आई, तो जब नीलम देवी नहीं आई तो उनके साथ तो दूसरा नाम चेतन आनंद का था। तो ये समझ जाना चाहिए था कि इन दोनों नामों को लेकर के जो खबर आई है उसमें सच्चाई है। और ये ओपन, ये तो 3 दिनों पहले हमने खबर चला दी, 3 दिनों पहले खबर चला दी थी हमने कि ये दोनों नहीं है आपके साथ, ये दोनों नहीं आ रहे हैं, आपके साथ नहीं है। तो जब ये दोनों नाम आ गए थे और उसमें से सचमुच एक आदमी गैर हाजिर हो गया, तो दूसरे आदमी की सुरक्षा के तो ज्यादा बंदोबस्त करने चाहिए थे। तो ये नहीं किया। इसका मतलब है कि बीजेपी ने कोई, माफ करिएगा, आरजेडी ने कोई प्रबंधन का नया टूल डेवलप नहीं किया है, कोई नया तरीका नहीं डेवलप किया है। सब भगवान भरोसे है। इस अभी भी इसी मुगालते में है लालू यादव की, हमारा तो ऐसा करिश्मा है कि कोई हमारे से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अब करिश्मा, किसी का करिश्मा काम नहीं आता है। करिश्मा अगर काम आ रहा होता तो नरेंद्र मोदी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते, अमित शाह को 3 बजे तक जगने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि करिश्मा काम नहीं आता है, आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। मजबूत नेता, सोचिए रात को विनोद कावरे लगा दिए गए, ऋतुराज सिन्हा लगा दिए गए, विजय सिन्हा ने प्रबंधन किया कि प्रहलाद यादव आ गए। अब सोचिए, विजय सिन्हा बाहुबल के लिए नहीं जाने जाते हैं, अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। जी, ये तो कौशल का मामला है ना, तो स्किल का मामला है, मैन्यूवरिंग का मामला है कि कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति लगाया गया और उस व्यक्ति का स्किल ये था कि वो उसको कंट्रोल कर लेगा। तो उसके इलाके से आते हैं विजय सिन्हा, और आज के तारीख में उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो 10 तरह से मदद करने की स्थिति में है। तो उनको लगाया गया कि आप प्रहलाद यादव को हैंडल कर लीजिए, आपका कौशल है, आपका स्किल है। आनंद मोहन को हैंडल कर सकता है, उसको आनंद मोहन के लिए लगाया गया। जो जिस तरह से हैंडल, बोले ना कि 10 तरह के टूल्स हैं और सारे टूल्स इस्तेमाल किए गए। यहाँ कोई टूल नहीं है। पहरेदारी देखिए अजय जी, पहरेदारी देखिए, पहरेदारी किस तरीके से पहरेदारी की गई। नीलम देवी जब पटना आई तो जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह, उन्हें लगा दिया गया, इन्हें आपको अपने पहरे में रखना है और साथ लेकर आना है। तो संजय सिंह के साथ कमांडोज, वे अपने कमांडोज के साथ लेकर पहुंचते हैं। नीलम देवी को मौका भी नहीं मिलता है, और नीलम देवी ने तो मन बना ही लिया था, अनंत सिंह को कौन डरा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने तो मन बना ही लिया था, और फिर पुलिस के एस्कॉर्ट में
विधानसभा के परिसर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नीलम देवी, चेतन आनंद, अशोक चौधरी विक्ट्री साइन दिखाएंगे, इसके अलावा कोई बाइट नहीं होगा। तो नीलम देवी को पुलिस की एस्कॉर्ट में इस तेजी से वहां से रवाना किया जाता है कि किसी को कोई संवाद करने का मौका ही न मिले। और वोटिंग के पहले अशोक चौधरी अपने कक्ष में, मतलब उनका कक्ष, मतलब विधानसभा के एक कक्ष में लेकर बैठे होते हैं चेतन आनंद को और नीलम देवी को। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, और इनकी व्यवस्थाएं तो छीना झपटी के शिकार हो ही गए। दूसरे का शिकार करने चले थे, खुद शिकार हो गए। न मजबूत नेता है, आपके पास मैनेजमेंट के उपाय हैं दूसरे, न आपने कोई तरीका सोचा बचाने के लिए। इस भरोसे में रहे कि हम नैरेटिव पर काम चला लेंगे। नैरेटिव पर पॉलिटिक्स में एक चीजें सधती हैं, वोट की राजनीति सधती है थोड़ी बहुत, लेकिन नैरेटिव से प्रबंधन, हार्डकोर पॉलिटिक्स का प्रबंधन नहीं होता है। इस बात को समझना होगा, अभी बहुत चीजें समझनी होंगी। अभी जो लालू यादव को भी उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि जो 90s में या अर्ली 2000 का जो मानसिकता थी, जो उनकी हैसियत थी, उस सोच से बाहर निकलना होगा। अब वो स्थिति नहीं रही है, बहुत चीजें बदल गई हैं। और जो नए उम्र के व्यक्ति हैं, तेजस्वी यादव, इनको नए टूल्स डेवलप करने होंगे, नए लीडर्स, इंडिपेंडेंट अपने वजूद वाले मजबूत अस्तित्व वाले नेता विकसित करने होंगे, जो जरूरत पड़ने पर हर तरह से अपने इनके विधायकों को कंट्रोल कर सके, जरूरत हो तो दूसरी तरफ से कुछ तोड़ सके, इस तरह के कुछ लोग डेवलप करने होंगे। जी जी। तो चलिए आज की चर्चा के लिए इतना ही, कि और बिहार की चर्चा तो भी जारी ही रहेगी, क्योंकि देखिए बीमा भारती रो रही हैं कि उनके पति और बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर मिश्री लाल यादव रो रहे हैं कि उनके बेटे को पुलिस ने उठा लिया है, कहीं इनकाउंटर न हो जाए। तो बिहार की इन खबरों पर हम चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। आज हम अपने दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।